दोस्तों बारामासा में आपका फिर से स्वागत है। मैं रोहित जोशी। अभी हमारी टीम चुनावों को कवर करते हुए अल्मोड़ा पहुंची है। अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं की कल्चरल कैपिटल और अल्मोड़ा यानी कि एक बौद्धिक नगरी जिसे पूरी दुनिया और देश में काफ़ी बौद्धिक लोगों के लिए जाना जाता है। एक पढ़ने लिखने के कल्चर वाला एक शहर उत्तराखंड का। तो अभी हम इसी तरह के कल्चर का शॉप जो कि एक सेंटर है अल्मोड़ा शहर का, अल्मोड़ा किताब घर। अभी हम अल्मोड़ा किताब घर में हैं और यहाँ पर कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं जो कि पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ आर्ट के अलग अलग डिसिप्लिन से है, फोटोग्राफी से है, सिनेमा से है और अलग अलग तरह के आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ हैं। तो हम बात करते हैं असल में चुनावों के इर्द गिर्द जो यहाँ के क्रिएटिव युवाओं की जो एस्पिरेशंस हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे हमारे युवा साथियों से बात करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? नितिन पांडे। नितिन, आपका क्या इंटरेस्ट है? आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे पढ़ने लिखने से तो आपका ताल्लुक है, लेकिन किस डिसिप्लिन से आप हैं? जी, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में। अच्छा। और थोड़ा बहुत फिटनेस में भी है। अच्छा, और किताबों में किस तरह का शौक है आपका? क्या किताबें पढ़ना पसंद है? किताबें मैं पसंद करता हूँ कि जो नई चीज़ मुझे मिल जाती है नॉलेज, जैसे कि आजकल मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल के बारे में। तो अच्छा। मेडिकल और फार्मा कंपनीज़, इनका अच्छा। क्या पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, ये तो मैं पसंद करता हूँ पढ़ना आजकल। तो आजकल मैं इस चीज़ में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप अल्मोड़ा शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मेरा शहर मैं ही रहता हूँ, अल्मोड़ा में रहता हूँ। अच्छा, तो बचपन से आप अल्मोड़ा में ही रहे? जी। अच्छा, अल्मोड़ा शहर को आपने कैसे देखा है? थोड़ा सा वहाँ से शुरू करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे बातचीत। जी, मैंने शहर को इस तरह से देखा कि ये हमारा कल्चर सिटी है और कल्चर के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर इसको कल्चर को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, वो एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ पर हो नहीं पाया उस हिसाब से। अच्छा, अब आपने खुद ही सरकार की तरफ और जो हमारा, क्योंकि हम चुनावी यात्रा पर हैं और चुनाव और पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट पे बात करनी शुरू की। उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं, अल्मोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी की तरह देखा जाता है और अल्मोड़ा शहर एक तरह से रिफ्लेक्ट भी करता है जो उत्तराखंड में चल रहा है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा तो एक ऐसा शहर है जो कि एक बड़ा शहर है, एक कई कल्चरली भी रिच है, हिस्ट्री भी उसकी रिच रही है। यहाँ पर पिछले उत्तराखंड बनने के बाद से कितना कुछ आपको लगता है कि बदलाव हुआ है, और जो हमारी एस्पिरेशंस उत्तराखंड आंदोलन के दौर की थी वो कितनी फुलफिल इधर पर हुई? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं हो पाया, बहुत कम बदलाव हो पाया। मैं जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था कि यार काफ़ी बदलाव होगा आगे जाके, जैसे 2020 आएगा, 2015 आएगा, पर उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ ऐसा चेंज आया है। मुझे लगता था कि एजुकेशन में कुछ बदलाव आएंगे। जैसे अभी भी यहाँ पे लोग स्कूल के बाद कॉलेज करने बाहर जाते हैं, देहरादून, दिल्ली जाते हैं, DU पढ़ने जाते हैं। और यहाँ पर ना कोई ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, ना कोई एजुकेशन में काम हुआ है, ना हेल्थ में काम हुआ है। आज भी यहाँ पर लोग रेफ़र किए जाते हैं, यहाँ से हल्द्वानी, दिल्ली तक जाते हैं रेफ़र करने। तो ऐसा कुछ हमको तो जो चीज़ हमें मतलब नहीं कि रिलीजन से क्या आप बात कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट किस पे वोट मांग रही है। मुझे मतलब है कि मेरी ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मुझे बेटर स्कूल्स मिल पा रहे हैं? नहीं, कॉलेजेस नहीं मिल पाए, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ का यूथ बाहर जाके जॉब कर रहा है और यहाँ पर एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब यहाँ का यूथ बाहर जा रहा है और कुछ खास यहाँ पर चेंज तो नहीं आया। आना चाहिए था चेंज, बिल्कुल भी नहीं आ पाया। ज्योति, आपका तो नाम सबको मालूम है और आप तो मशहूर चेहरा है सोशल मीडिया का। आपसे थोड़ा सा आपका परिचय आप ही दे दें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मैं ज्योति भट्ट, मैंने LLB किया है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और इसके अलावा मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ लॉ से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैंने अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, जिसमें मैं कुमाऊनी में अपनी लैंग्वेज में अपनी बात रखने के प्रयास करती हूँ, क्योंकि लोग हमारी लैंग्वेज जो है कल्चरली हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने उसे अपनी ही भाषा में बढ़ावा दिया, क्योंकि हिंदी में तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो मैंने कुमाऊनी में उस चीज़ को आगे रखने के लिए काम करना चाहा। आप छोटे छोटे फ़नी क्लिप्स बनाती हैं, मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं। ये आइडिया आपको आया कहाँ से, मतलब कि ऐसे कुछ किया जाए? एक तो आपने बताया कि लैंग्वेज को आपने प्राथमिकता दी, कुमाऊनी में आप वीडियोस बनाती हैं, कहाँ से ये आइडिया आपको आया? जैसे हम यूट्यूब पे देखते थे बहुत सारे, और लॉकडाउन के टाइम पे तो सब लोगों ने यूट्यूब पे ही टाइम निकाला। तो जो लोग बनाते थे तो मुझे लगता था कि इसमें ये कमी है, ऐसा होना चाहिए। जैसे मतलब हमारे मन की जो बात होती है ना, तो जैसे हम दूसरे का देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें यह होना चाहिए। तो ऐसे मैं सोचती थी कि ऐसा वीडियो कोई हो, मतलब जिसमें फ़न के साथ ही साथ एक डीप मैसेज भी हो। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरी कोशिश रहती है कि उसमें मैं कोई ना कोई सोशल इशू उठाऊं, जैसे भी पॉलिटिक्स का है या मीडिया का है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हैं। तो
कुमाऊनी भाषा में मुझे ऐसा बहुत कम लोग कर पा रहे थे, क्योंकि हिंदी में तो हमें बहुत सारे लोग मिल रहे थे। तो मुझे ऐसे सोचा मैंने, पवन पहाड़ी से हम इंस्पायर हुए, क्योंकि वो पहले सुपरस्टार हैं कुमाऊनी के, तो उनको देख देख के हम इंस्पायर होते थे। और साथ ही साथ एक आरजे करिश्मा का चैनल है, तो उसको भी मैं देखती थी, तो मुझे उनके बहुत अच्छे लगते थे, एक्टिंग वगैरह सब कुछ। तो मैंने वहाँ से सोचा कि अगर मुझे करना है तो अपनी भाषा में करना है, ताकि अपनी भाषा पे भी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जैसे मैं पवन पहाड़ी से इंस्पायर हुई, तो कोई और भी हमें देख के इंस्पायर होए। और मुद्दा मेरा यही था कि मैं सोशल इशू जो हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ पर जाके बढ़ावा दूँ। अच्छा, आपके वीडियोस में एक बात है कि आप सोशल इश्यूज़ पर लगातार वीडियोस बनाती हैं। आपको अब हम जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं उत्तराखंड में, इलेक्शन के इर्द गिर्द भी आपने कुछ कंटेंट तैयार किया है अभी? जी, मैंने 2 वीडियो इलेक्शन पे बनाए हैं। एक है को बड़ल अखिल प्रधान, मतलब कौन अगला प्रधान बनेगा, उस पर मैंने मीडिया का रोल, और उसके अलावा जो क्योंकि मैं कुमाऊनी में एक गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को लेकर आती हूँ, तो उसमें जो गांव की जनता है, जैसे पहाड़ी बूबू या पहाड़ी औरत या फिर जो प्रत्याशी हैं 2, वो कैसी बात करते हैं, और साथ ही साथ मीडिया का रोल कि मीडिया किस तरीके से चीज़ों को दिखाती है, प्रेजेंट करती है, जो हम देखते हैं वो नहीं होता। इसके अलावा एक और 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। दूसरा वीडियो है को बड़ल अखिल प्रधान विधायक, को बड़ल अखिल विधायक, तो कौन बनेगा अगला विधायक। तो उसमें मैंने एक अलग तरीके से दिखाया कि पिछले विधायक के कार्यकाल में ये काम हुए, और जो जिसे हम चुनने जा रहे हैं उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो किन किन मुद्दों पर बनाना चाह रहा है। तो व्यंग्यात्मक शैली में वो बने हुए हैं। तो उससे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आप सोच समझ के जाएं। इसके अलावा मैंने वोटर्स अवेयरनेस डे जो 25 जनवरी को होता है, उस पर भी 2 महिलाओं की बातचीत के माध्यम से लोगों को इस तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया है कि वो बायस ना हो, घर से ये ना सोच के जाएंगे ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। आपको जिसको देना है वोट, आप सोच समझ के उसे ही दें। ये नहीं कि कोई कह रहा है उसको दो या वो कह रहा है उसको दो। और जो महिलाएं अपने को बहुत कम समझती हैं, वो सोचती हैं कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है कि आधी आबादी की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और उसमें इतनी शक्ति है कि सरकारें बदल सकती हैं। आप वैसे अल्मोड़ा शहर से ही हैं या अल्मोड़ा के? मैं वैसे बेसिकली मेरा गांव है बाड़ी छिना से आगे फुलाड़ी। अच्छा। लेकिन अभी मेरे पेरेंट्स ने यहीं पे मकान बना लिया, तो मैं यहीं रहती हूँ। अल्मोड़ा तो में। मेरी स्कूलिंग 7th से आगे मैंने यहीं पढ़ा है, और 7th तक मैंने गांव में पढ़ा था। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपकी जो कुमाऊनी है, अक्सर शहरी जो हमारी परवरिश होती है शहरों में जिन बच्चों की, उनकी पहाड़ी में ऐसी कमांड नहीं होती है अभी के जो अल्मोड़ा जैसे शहर या अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जैसे शहरों में। लेकिन आपकी पहाड़ी में कमांड भी बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि आप गांव में आपने समय गुजारा है। जी, मैंने 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। तो और मैंने अपना बचपन का बहुत ज़्यादा टाइम अपनी दादी के साथ गुजारा था। तो वो मुझे कहानियाँ, किस्से ये सब सुनाया करती थी। तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे इस चीज़ में उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे एक मानवीय पक्ष और संवेदनाओं के बारे में बचपन में ही इतना ज़्यादा कुछ सिखाया कि मतलब वो अभी भी मैं उस चीज़ को अपने साथ फील करती हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने ग्रामीण जीवन को बहुत बारीकी से देखा है। जैसे हमारी मम्मी लोग थे गाँव में, तो अब हमें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग पूरा जितना भी टाइम होता है, जैसे सुबह उठे, घर का काम तो है ही है, साथ ही उसके साथ साथ क्या है कि और भी काम है, जैसे जानवरों का चारा लाना है या फिर जानवरों का काम है। तो हमारी मम्मी भी हमें कभी टाइम नहीं दे पाती थी। मुझे याद नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी होमवर्क कराया होगा बचपन में। यहाँ आने के बाद तो वो टाइम दे पाए, लेकिन उस जीवन को मैंने इतने करीबी से देखा है और इतने सालों तक महसूस किया है, तो मैं उनके दर्द को बखूबी समझ सकती हूँ कि वो महिलाएं जो अपना पूरा टाइम, अब उनको अपने छोटे छोटे बच्चों को देखने तक का भी टाइम नहीं होता है। और आदमी भी गाँव में ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा मतलब अब शराब का प्रचलन तो आप देख ही रहे हैं गाँव में कितना बढ़ रहा है। तो औरतें पूरे दिन काम करती हैं, वो दूध भी बेच रही हैं, वो सब्जी भी बेच रही हैं, वो लोगों के घर में बर्तन भी धो रही हैं। जैसे यहाँ अल्मोड़ा में ही है, अल्मोड़ा के पास एक फलसीमा गाँव है, तो वहाँ की औरतें सुबह से लेकर शाम तक, सुबह वो अपना डलिया लेके आती हैं, उसमें उनका दूध वगैरह वो बेचती हैं, सब्जी बेचती हैं, उसके बाद लोगों के घर में बर्तन भी धोती हैं, उसके बाद वो घर जाती हैं। और वहाँ पर भी ये नहीं है कि उनको बैठ के खाना मिलेगा, वहाँ पर जाके भी उन्होंने घर जाकर खाना तैयार करना है, बच्चों को खिलाना है, और शाम को शराबी पति की मार भी झेलनी है और डांट भी झेलनी है। तो ये कल्चर बहुत बेकार हो गया है। क्या है कि जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है या संसाधन है, वो तो अल्मोड़ा में रह रहा है या हल्द्वानी में बस जा रहा है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये वैसे के वैसे ही रह गए हैं, हाशिए पे चले गए हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो गांव में प्रॉब्लम है या फिर महिलाओं की प्रॉब्लम है, इस पे मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने हमें एक तरह से गाँव की पहाड़ी गाँव की तस्वीर खींच के दिखाई, तो आपने समस्याओं का एक तरह से एक फ्लोलेस तरीके से आपने समस्याएं सारी बता दी, उत्तराखंड के गांव जिनसे जूझ रहे हैं। तो अभी हम इलेक्शंस के अराउंड बात कर रहे हैं, तो इलेक्शंस में
जो ये आपने समस्याएं बताई जो कि हमारे पहाड़ी गांवों की वास्तविक समस्याएं हैं, आपको लगता है कि ये जो चुनावी जो चल रहा है दंगल और इसके बाद जो सरकारें बनती हैं या इससे जो माहौल खड़ा होता है, क्या ये किसी तरह से उत्तराखंड के उन गांवों को मदद पहुंचाने की तरफ बढ़ते आयोजन लगते हैं? देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी चुनावी पार्टी के एजेंडे में ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे मेन प्रॉब्लम गाँव में ये है कि जंगली जानवरों का आतंक, कोई लोग जो खेती कर रहे थे उनकी खेती भी अब छूट चुकी है। तो उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक खेत में भी आलू लगाते हो तो एक ओर से आपके बंदर उसको चौपट कर जा रहे हैं और दूसरी ओर से सूअर रात को आ रहे हैं। तो जो मैं भी गाँव में रहती थी तो हम लोग अपने घर में इतना कर लेते थे कि हमें बाज़ार पर निर्भरता नहीं होती थी। जैसे खेत से हरी सब्जी लाए या अपना खेत का ही आलू यूज़ कर लिया तो इतना हो जाता था कि इंसान अपना कर ले। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा जंगली जानवरों का आतंक है और दूसरी बात यह है कि सिंचाई की कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो जो जितना पहले हो रहा था मतलब उतना अब उतना भी नहीं हो पा रहा है। पलायन की वजह से गाँव खाली हो गए क्योंकि गाँव में स्कूल नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने एजेंडे में इस चीज़ को रखा है। एक जंगली जानवर वाली प्रॉब्लम और दूसरा स्कूल, सरकारी स्कूल भी हैं तो वहाँ पे टीचरों की इतनी ज़्यादा कमी है। तो उन टीचरों की कमी की वजह से वहाँ के शिक्षा का स्तर गिर गया। कितने सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो अल्मोड़ा पढ़ा देगा या हल्द्वानी पढ़ा देगा और वो पिछड़ते ही जा रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष पंत है और मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और अभी रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, साथ में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूँ फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था, जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमने सुना भी था, वो पहाड़ के इश्यूज़ पर आप फिल्म मेकिंग का काम भी करते हैं। आपकी वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे तो उसी से आगे बढ़ते हुए फिर हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। एक्चुअली जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो मेरा रिसर्च का टॉपिक था। मैं अपने मास्टर्स में डिसर्टेशन कर रहा था पीरियड्स के टॉपिक पे। तो हमारे जो पहाड़ों में अभी भी एक टैबू है पीरियड्स को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा है। तो आज भी जो महिलाएं हैं गांव की वो कपड़े का यूज़ करती हैं, उनको सैनिटरी पैड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाइजीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हेल्थ के बारे में कोई उन्हें पता नहीं है। तो उसको लेकर के मैंने गुरना एक गांव है अल्मोड़ा में, वहाँ पे रिसर्च किया और वो रिसर्च मैंने अपना सबमिट भी कर दिया। और उस पूरी रिसर्च को पहाड़ एक्सप्रेस चैनल ने क्या किया, कवर किया और हमने साथ में मिलकर के एक डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया, क्योंकि हम अवेयरनेस चाहते थे कि पूरे शहर में फैले और हो सकता है राज्य में फैले और पूरे देश में फैले अंततः। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ये था कि हम यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हर महिला तक इस आवाज़ को पहुंचा सकते थे कि महिलाओं को हमने किस तरीके से जागरूक किया। हमने उसको जगह जगह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई फाइनेंशियल ऐसा वो नहीं था, तो मैंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया जिसमें पूरे शहर के लोगों का मुझे सहयोग मिला और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। और मुझे लगता है कि महिलाएं वास्तव में जागरूक भी हुई। उन्हें पता चला कि जो सैनिटरी पैड वो आज तक नहीं खरीदती थी, वो सैनिटरी पैड वो अपने आंगनबाड़ी से 1 रुपये में या 4 रुपये में खरीद सकती हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके के काम होते रहेंगे आगे भी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पहाड़ में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और लैक ऑफ नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं पूरी होगी और महिलाएं जागरूक होंगी। अच्छा, आपने महिलाओं का एक इशू उठाया और ये एक इशू है, लेकिन पहाड़ में महिलाओं के ढेर सारे इशू हैं जिन पर हम मतलब डॉक्यूमेंट्रीज भी बना सकते हैं और दूसरे आर्ट के जो एक्सप्रेशंस हैं उसके ज़रिए भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को एड्रेस करने होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है वो क्या इस जैसे एक इशू आपने उठाया है, इस तरह के इशूज़ को एड्रेस कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं और 21 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस समय में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, या कोई अगर अन्य निर्दलीय भी इधर उधर मतलब कुछ विधानसभा में अगर जीते हुए हैं तो उन्हें भी मौका दिया। पर आज अगर 21 सालों के बाद भी, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक जंगल में एक महिला ने, गर्भवती महिला ने भीगती बारिश में अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज़ादी के इतने साल बाद 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। हम इसको अपने सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, हम अल्मोड़ा को बुद्धिजीवियों का शहर बोलते हैं, इतने नेता यहाँ से विधानसभा में जाते हैं। आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो आप इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले महिलाओं की ये समस्या है कि वो अपनी गर्भवती जब हो रही हैं, अपने बच्चे को मतलब जंगल में जन्म दे रही है, उसके बाद कई महिलाएं हॉस्पिटल ना पहुंच पाने के कारण अपना दम तोड़ दे रही है, कई बच्चे उनके पेट में ही गर्भ में ही अपना दम तोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आप अगर इस अल्मोड़े को बारीकी से देखेंगे, यहीं बगल में एक स्कूल पढ़ता है, GIC स्कूल। एक समय होता था जब यहाँ से हज़ारों बच्चे IIT में पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए जाते थे।
आज स्कूल की हालत ऐसी हो गई है कि आज स्कूल में जो मुझे लगता है विद्यार्थियों की संख्या हो गई वो 500 भी नहीं रह गई है। जितने भी आज शहर के आप सरकारी स्कूल उठा के देखेंगे, आप यहाँ का हॉस्पिटल देखिए, वो एक आज रेफर सेंटर बन चुका है। न डायलिसिस की मशीन है, न एक्सरे की मशीन ठीक से काम कर रही है। और ये मैं अल्मोड़ा मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता रहा था मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूँ साथ में। तो आप अगर गाँव की तरफ निकलेंगे आपको दिखेगा कि महिलाएँ रो रही हैं। मतलब लोगों को अब इन सरकारों से भरोसा उठ गया है। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं, पर लोकतंत्र जिस तरीके से आज खत्म किया जा रहा है, आप गांव में घूमेंगे आप देखेंगे कि महिलाओं के पास घर नहीं है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, घनेली गांव है, घनेली गांव, सरसों गांव, आप चितैबाड़ी के साइड चले जाइए, कितने गांव आपको अल्मोड़े शहर में ऐसे मिल जाएंगे जहां आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई है। तो मुझे लगता है 21 साल के बाद भी आज अगर हम अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को शामिल तक नहीं कर रहे, मैं सभी के मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, तो उन मैनिफेस्टो में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा कि हम पानी लाएंगे। मुझे लगता है उन नेताओं को भी शर्म आती है कि हम पानी अभी तक नहीं पहुंचा पाए, तो मैनिफेस्टो में उसको शामिल ही नहीं करते। मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने तो दावा किया है, एक तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे देश के, दूसरा हर घर जल हर घर नल। इस पर बारामासा ने भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें सल्ट वाला जो अल्मोड़ा का ही अल्मोड़ा ज़िले का इलाका है, उसमें उस इलाके में पानी नहीं लेकिन पोस्टर्स ज़रूर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके में घर घर नल हर घर जल के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। और जैसे इश्यूज़ तो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में या अल्मोड़ा में भी अगर हम बात करें, क्या इन इश्यूज़ के अराउंड पॉलिटिक्स हो रही है? मुझे लगता है कि अगर इन इशूज़ पे पॉलिटिक्स हो रही होती शायद आज ये इशूज़ रहते ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी विधानसभा से नेता बन के आता है, सबसे पहले तो अगर वो अल्मोड़े का विधायक है, वो देहरादून में ज़्यादा बैठता है, वो कभी गांव के चक्कर नहीं मारता। मैं तो अल्मोड़ा शहर में रहता हूँ, हमारे घर में हो सकता है पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं। पर अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि कितनी समस्याएं आज पहाड़ में हैं। आज पूरे पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं। आज आप यहाँ का अल्मोड़े का आप एजुकेशन सिस्टम उठा के लिए, आज हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो मतलब कूड़ा हो चुका है, जिसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको अच्छा सिलेबस मिलता है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उसी सिलेबस के साथ में। पर आज आप हमारा सिलेबस देखेंगे, कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई विधानसभा में ये बात रखने को तैयार नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है। आज हमारे यूनिवर्सिटी के आप हाल देखेंगे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनाई अलग करके सरकार ने। पहले एक आवासीय विश्वविद्यालय बनाया था, फिर उसको कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग करके शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय बना दिया। तो पहले ही मुझे लगता है कि ये कूड़े का कारखाना था, जहाँ पे क्या था, कच्चा माल आता था और वो निकलते जाता था। अब उसको और ज़्यादा मजबूती देने का काम सरकारें कर रही हैं। सरकारें एक विकल्प नहीं ढूंढ रही। मुझे लगता है विकल्प बहुत आसान है। आज किसी के पास विजनरी मॉडल नहीं है, किसी नेता के पास कोई विज़न नहीं है कि उसने क्या करना है। चुनावी समय में आ रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जनता समझ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की परेशानियों में वो रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम लगातार वही कूड़ा सिलेबस देखते हुए आ रहे हैं, वही रेफर सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं, लगातार घरों में पानी नहीं मिल रहा है, महिलाएं इतनी परेशान हैं। आज आप देखेंगे हर एक तबका, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक तबका, आप चाहे सरकारी कर्मचारी देखिए, आज आप आशा कार्यकर्ती देखिए, आज आप डॉक्टर्स को देखिए, हर कोई आज रोड पे है। तो इतनी समस्याओं के बाद भी अगर आज हम ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या सरकार इन इशूज़ पे बात कर रही है, तो मुझे लगता है सरासर झूठ है, पब्लिक सब देख रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल जोशी। अच्छा राहुल, हम क्योंकि बहुत सारे मसले पहले ही एड्रेस भी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड से हैं? अभी मेरा मास कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है और फिलहाल जैसे आपका 12 मासा है, ऐसा ही एक पहाड़ एक्सप्रेस करके न्यूज़ पोर्टल है। अच्छा। जिसकी आशीष भाई की जिस चैनल में डॉक्यूमेंट्री बनी थी अच्छा वो वो चला। अच्छा, तो आप तो मीडिया के ही स्टूडेंट हैं, जी। तो आप तो और भी गहराई से एक तरह से रिपोर्टिंग करते हुए और मसलों को समझते होंगे। आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम पलायन के मसले पर बात करें, उत्तराखंड में बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा गांव आज घोस्ट विलेज बन गए हैं, जो कि जहां कोई नहीं रहता, जहां कोई भी आबादी नहीं रहती। यानी कि हम एक ऐसे परिवेश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां खोखले गांव हमें नज़र आएंगे अपने इर्द गिर्द। तो पहाड़ को लेकर जब मतलब बात हुई थी, जब उत्तराखंड को लेकर बात हुई थी, उत्तराखंड के आंदोलन की बात हुई थी, तब फिर ऐसे पहाड़ का तो सपना नहीं देखा गया होगा। आप बतौर युवा और एक बतौर मीडिया कर्मी कैसे देखते हैं इसे? देखिए यहाँ पर को क्या है कि कई सारी समस्याएं हैं। आशीष ने पहले ही वो बता दिया आपको। पानी को लेकर के जब हम गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो घुरसों गांव है, घनेली गांव है, आगे पाटिया गांव है, आगे अगर हम जोली
बिसरा कनेली की तरफ चल जाएँ, वहाँ गाँव हैं, पानी को बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो उत्तराखंड का आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड का सपना क्या है, यहाँ पर को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। यहाँ पर को आप अगर हम जिला अस्पताल की बात करें, यहाँ महिलाएँ एक तरह से रेफ़र सेंटर बन चुका है। यहाँ पर कोई डिलीवरी नहीं हो रही है। अभी हम जब गाँव में रिपोर्टिंग में जाते हैं तो गाँव में महिलाएँ रोती हैं। उनके पास कई जगह बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कई सारी अनियमितताएँ हैं जो कि सही नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर को है। और अगर हम बस ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी समस्याएँ हैं। चलिए, थैंक यू। नीरज, अब आपसे बात करें। अभी नीरज से इंट्रोडक्शन कराते चलें। नीरज एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उसके अलावा इंग्लिश पढ़ाते भी हैं। नीरज, आपके जो आर्ट का दायरा है, हम पहले उधर ही से बात करते हैं। एक वर्सटाइल आप पर्सनैलिटी हैं। कलाओं के प्रति और अल्मोड़ा शहर में कलाओं का कितना स्कोप है, इससे ही बात करते हैं शुरू। कलाओं के प्रति अगर देखें तो कलाएं ढेर सारी हैं, और अल्मोड़ा शहर में हम स्कोप की बात करें तो जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे अब वो स्पार्क नज़र नहीं आता है अल्मोड़ा में कि कलाओं को लेकर वो स्पार्क है या वो चहल पहल है या कलाओं के प्रोत्साहन के लिए ऐसे मौके या ऐसे प्लेटफॉर्म युवाओं को, खासकर जो नए युवा होते हैं, स्कूल से जस्ट पास आउट जो युवा होते हैं, उन्हें मिल पाते हैं। तो अपने स्तर पर ही युवाओं को मेहनत करके, जैसे कि ज्योति है या बाकी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने स्तर पर ही कलाओं को अपनाया है और उसमें स्कोप ढूंढा है। अच्छा, जैसे अल्मोड़ा शहर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया था, ये एक बौद्धिक नगरी की तरह देखी जाती है। तो क्या जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कलाओं को लेकर कैसा रिस्पॉन्स है? मैं देखता हूँ आप लोग सोशल मीडिया में जब एक्टिव होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं। फोटोग्राफी का आपने क्लब बनाया हुआ है, या यहाँ पर उदय शंकर जैसी एक ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज़ शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा है? क्या सोसाइटी में कला को लेकर संवेदनशीलता है? सोसाइटी, अगर यहाँ के समाज की हम बात करें तो सोसाइटी कला को एक्सेप्ट उस तरह से नहीं करती, और एक कलाकार की आर्ट की चाहे वो तारीफ़ कर दे कुछ समय के लिए, लेकिन उसे एज ए प्रोफेशन अपनाना किसी कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई कला का मुरीद होता है। गाने सुनना सभी को पसंद है, थिएटर लोग देखना पसंद करते हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन लोकल लेवल में हम किसी को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि वो कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो सोसाइटी उसे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती है कि ये भी एक प्रोफेशन है या इसमें भी मेहनत लग रही है। तो इसे एक बतौर एंटरटेनमेंट का साधन ही माना जाता है। और उदय शंकर जी की आपने बात की, उदय शंकर जी ने यहाँ कुछ साल 1930 के बाद के समय में कुछ साल उन्होंने यहाँ एकेडमी, अपनी नृत्य एकेडमी यहाँ पर चलाई थी, और उसी वर्ल्ड वाइड वो बहुत फेमस थी। वो वर्ल्ड शोज़ वो लोग करते थे, और जोहरा सहगल है या फिर पंडित रविशंकर जैसे उनके जो छोटे भाई थे, वो सब उनके शिष्य यहाँ पर थे, और बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पर उस समय था। लेकिन अल्मोड़ा में उन बहुत समय तक वो किन्हीं कारणों से टिक नहीं पाए। वो सोसाइटी एक बड़ा कारण उसके पीछे रहा, और उसकी याद में सरकारों ने ये किया कि यहाँ एक उदय शंकर नृत्य एकेडमी, एक भवन, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम यहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। लेकिन जब से वो बना है, कई साल अब हो चुके हैं, लेकिन वो बस उसका एक एग्जिस्टेंस इस तरह का हो गया कि वो सरकारी आयोजनों में काम आने लायक ही वो काम आ रहा है, और एक स्कूल के तौर पर एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैं कहूँगा कि सरकारी या लोगों के पैसे का दुरुपयोग ही वो हुआ है। अच्छा, आर्टिस्ट के लिए उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है? कुछ गतिविधियां वहाँ ऐसे उस तरह से नहीं देखने को मिल रही हैं कि जिस स्तर की वहाँ होनी चाहिए थी। अच्छा, जैसे एक तो ये है कि उदय शंकर नाट्य एकेडमी एक बहुत बड़ा भवन ज़रूर इधर बन गया, उसमें काफ़ी स्कोप भी है, एक बड़ा ऑडिटोरियम है, तो उस तरह से तो है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले दौर में, जैसे उत्तराखंड कि एक कल्चरल सिटी हम इसे बोलते हैं, तो कल्चर और आर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 20-22 सालों में कितना काम अल्मोड़ा में हुआ दिखता है, और जिसका जो कुछ आउटपुट भी नज़र आता हो? आउटपुट तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कल्चर के नाम पर। बस हम देखते हैं कि सूचना मंत्रालय है या संस्कृति मंत्रालय है, वो आर्टिस्ट जो यहाँ कर हैं, वो उनको एक तरह के फोक आर्ट जो प्रेजेंट करते हैं, तो उनको सरकारी अमला उनकी उस तरह से मदद करता है, और वहाँ भी समय से पैसा उनको
नहीं मिलता है, बिल पास होने में कई साल लग जाते हैं, और इस तरह से जो कलाकार उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको जब मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वो हतोत्साहित कहीं ना कहीं होते हैं। और हाँ, ये सरकार की ओर से ये है। अच्छा, और मैंने देखा है आप लोगों का ग्रुप जो है वो फिल्में भी बनाता है, कुछ म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, बट इशू बेस्ड भी म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं? क्या उसके लिए कोई ऐसी मतलब एक सपोर्टिंग कुछ बॉडीज़ हैं जो आपको इसके लिए प्रोत्साहित करती हूँ? सपोर्टिंग बॉडीज़ हम नहीं कहेंगे, कुछ चंद लोग हैं जो कला को पसंद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वो इंडिविजुअल्स हैं या मतलब वो इंडिविजुअल्स हैं? मैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी संरक्षण की तरफ से क्या संरक्षण? अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया है कि उनके संरक्षण से या उनके प्रोत्साहन से इस तरह का कोई काम हमने किया है। अभी तक का जितना भी हमने काम किया है, मुद्दे उठाए हैं अपनी फिल्म्स के माध्यम से या सॉन्ग्स के माध्यम से, चाहे वो पलायन का मुद्दा है या गाँव से जुड़े और मुद्दे हैं, तो उसमें अपने स्तर पर ही हमने काम किया है। अच्छा, हाँ, वो फिलहाल क्योंकि फिल्म मेकिंग को भी एक तरह से उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बड़ा स्कोप की तरह बात की जाती है कि उसमें काफ़ी स्कोप है, लेकिन कोई प्रोत्साहन करने के लिए कोई इस तरह की बॉडीज़ नहीं है। फिल्म बल्कि बहुत अच्छा फिल्म सिटी या फिल्म हब ये बन सकता है, क्योंकि नेचर यहाँ इतना अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। फोटोग्राफी की हमने क्लब बनाया हुआ है उदय शंकर जी के नाम पर ही, तो फोटोग्राफी को लेकर हम काम करते हैं, पर वो शौकिया तौर पर ये भी काम हमने शुरू किया है। और फिल्म मेकिंग के लिए बहुत अवसर यहाँ है, पर जब सरकारें आपको सब्सिडाइज नहीं करेंगी और ऐसे मान लीजिए एक मतलब सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, तो उनको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ऐसे में तो कोई भी प्रोजेक्ट फिर डब्बे में ही चला जाएगा। तो आर्ट और कल्चर के बारे में, जैसे कि हम जिस सिटी में हैं, जिस सिटी को आर्ट एंड कल्चर का ही क्या शहर माना जाता है, उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर माना जाता है, तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपुल कारगी है और मैं अल्मोड़ा का ही रहने वाला हूँ। मैं अल्मोड़ा से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी करा है, मैंने MSc फिजिक्स भी करी है। करंटली मैं एज अ टीचर, ट्यूशन टीचर, और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। और फॉर सोसाइटी मैं सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर कहें या फिर हेल्पर कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि मेरी एजुकेशन कहीं काम आ रही है, अगर जॉब नहीं है तब तक अगर मैं अपनी जॉब को कहीं पे यूटिलाइज़ कर सकूँ, कहीं पे मैं किसी की हेल्प कर सकूँ अपनी नॉलेज को, तो मैं उसको ऐसा लगाना चाहता हूँ। तो नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर समबडी एल्स, बट हाँ, अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिंक्स के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए मैं अपने लिंक्स को यूज़ करना चाहता हूँ, अपने कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, अल्मोड़ा में जो आपकी तरह के युवा हैं जिनको जो सोशल वर्क में भी इंटरेस्ट है और जो क्रिएटिव भी हैं अपनी तरह से, तो आप जैसे लोगों के लिए कितना स्कोप है या ऐसा माहौल कैसा माहौल है जिसमें आपको क्या सरकारी जो तंत्र है या जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ मदद मिलती है इस तरह के कामों में? एप्रिशिएशन है बट हेल्प नहीं है। एप्रिशिएशन हाँ, तारीफ़ होती है और सोसाइटी में लोग थोड़ा सा मतलब पहचान भी होती है, बट जहाँ पे हमें हेल्प चाहिए होती है, जहाँ पे हमें कुछ अपने तरफ से हम चाहते हैं कि हमें कोई हेल्प करे या फिर उसका रिवॉर्ड, फॉर अ रिवॉर्ड हम करते नहीं है, बट एक आपको मोटिवेशन मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। तो अगर मैं उसको कहूँ, मेरे जैसे जितने भी लोग और हैं जो चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए कहें, चाहे बीच में कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन, मास्क, प्लाज्मा के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट किया था, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट अगर हम कर रहे हैं, अगर उसके लिए थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाता, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी या हमारा जो प्रशासन है वो हमें हेल्प करता, तो हाँ, हम उसको और अच्छा और बेटर वे में कर सकते। हमारा जो सर्कल रह गया वो छोटा रह गया। अगर हम यहाँ पे हमारे नून लोगों को ही हम हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हमें नहीं जानता है हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारी गलती है। और हमारे प्रशासन ने उस बारे में कोई मतलब काम नहीं करा। और बहुत सारे लोग हमारे जो परिचित अपरिचित थे, इस वजह से उन्होंने अपनी जान भी गंवाई कोरोना काल में। तो मैं सोच रहा था कि अगर हमारा कोई सिस्टम होता, हमारी पहचान होती अगर बड़े लेवल में, तो हम उसको सरकार के हेल्प करके, वॉलंटरी क्यों ना कहें, हम हेल्प कर पाते। और बहुत लोगों के परिवारों की खुशियाँ नहीं आती, बहुत लोगों ने अपने साथी और लोगों को खोया है, वो अच्छा भी नहीं लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे अगर और लोग हैं अलग अलग जगह काम करें, हम यूनाइटली अगर काम करें और हमें हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ थोड़ा सा रिकॉग्निशन दे या फिर NGOs के थ्रू हमें रिकॉग्निशन दे, हेल्प करे, तो हाँ, हम अच्छा बेटर वे में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अभी अल्मोड़ा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह अल्मोड़ा किताब घर में है, जो कि यहाँ के पढ़ने लिखने वाले लोगों का एक सेंटर है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ यंगस्टर्स से कि अल्मोड़ा शहर में अल्मोड़ा शहर के युवाओं की क्या एस्पिरेशंस हैं, अल्मोड़ा शहर के जो आर्टिस्टिक और जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं। तो हमने देखा कि किस तरह क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, जो सिनेमा में, जो थिएटर में, जो फिल्म मेकिंग में, और जो लिखने पढ़ने और जो क्रिएटिव यूट्यूब जो व्लॉगर्स हैं उन सब लोगों से हमने बात की और उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और वो कैसे दुनिया को देख रहे हैं, कैसे राजनीति को देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश की। तो बारामासा के इस ख़ास प्रोग्राम में आप अभी इतना ही, और बारामासा का सिलसिला जो चुनावी यात्रा का है वो रिपोर्ट से, मुद्दों से, लोगों से मुलाकात का जो सिलसिला है वो अभी जारी रहेगा। आप बने रहें बारामासा के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जो हमारे अकाउंट्स हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।